नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है और आज के प्रोग्राम के खास शख्सियत हैं गौतम बुद्ध नगर कोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजकुमार नागर जी। नागर साहब गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के एक प्रसिद्ध एडवोकेट हैं और बड़े सीनियर हैं। तो आज हम बात करेंगे चौधरी राजकुमार नागर साहब से और जानेंगे उनके जीवन के बारे में और उनकी जो एक वकालत की यात्रा रही है उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो आइए नागर साहब से। नागर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, बहुत फर्स्ट क्लास। आपका व्यक्तित्व बड़ा शालीन है और गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में आप सीनियर एडवोकेट्स में आते हैं और बड़ी प्रशंसा हम लोग आपकी सुनते हैं। तो नागर साहब बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा गांव वर्तमान में हापुड़ जिले में आता है जी। धौलाना तहसील है और धौलाना विधानसभा है। ओके। इससे पहले गाजियाबाद जिले में आता था, जब हापुड़ जिला नहीं बना था जी जी, तब गाजियाबाद जिले का हमारा गांव था। क्या नाम है गांव का? उदयरामपुर नंगला। उदयरामपुर नंगला। हाँ। अच्छा, अभी हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में आपका हापुड़ गाँव है। डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है आपकी वो किसान परिवार से किसान है? परिवार है, किसान आज भी किसान है। अच्छा, तो घर में कौन कौन लोग हैं? पिताजी हैं, ओके। 3 भाई हैं और 2 बेटे हैं, भाइयों के बच्चे हैं, पत्नी हैं। तो भाई वगैरह क्या कर रहे हैं? छोटा भाई जो मुझसे छोटा है वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है ग्रेटर नोएडा में ही। ओके। और जो सबसे छोटा है वो भी एडवोकेट है। अच्छा, आप सबसे बड़े हैं? मैं सबसे बड़ा। तो फादर आपके किसान ही थे? किसान है। अच्छा, तो मदर भी हाउस वाइफ ही है? हम मदर हाउस वाइफ थी, मदर गुजर गई है। अच्छा, मदर गुजर गई। 2007 में एक्सपायर हो गई थी। तो आपकी एजुकेशन कहाँ हुई? मेरठ में हुई थी मेरी एजुकेशन, मेरठ कॉलेज मेरठ में। अच्छा, तो आपने वहाँ लॉ वहाँ से की मेरठ? मैंने LLM किया था मेरठ कॉलेज मेरठ से। ओके। 99 प्रारंभिक एजुकेशन गाँव की प्राइमरी स्कूल से। अच्छा, फिर उसके बाद 12th इंटर कॉलेज बिसाड़ा से। अच्छा, बिसाड़ा से। ओके। तो फिर आपकी ग्रेजुएशन और वो सब मेरठ कॉलेज? मेरठ कॉलेज मेरठ से। वहीं हॉस्टल में रहता था, वहीं पढ़ाई करता था। अच्छा, वहीं पढ़ाई करते थे। तो यहाँ गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में आप कब से बैठ रहे हैं? यहाँ प्रैक्टिस कब स्टार्ट हुई? गौतम बुद्ध नगर कोर्ट की स्थापना 27 जून 99 को हुई थी। ओके। मैं 27 जून से ही यहाँ बैठ रहा हूँ। उस स्थापना के दिन मैं यहाँ मौजूद था। अच्छा। स्थापना के दिन मैंने जो स्थापना का जो उद्घाटन हुआ था मैं उसमें मौजूद था। मतलब फाउंडर मेंबर थे? फाउंडर मेंबर था। मैंने उसमें जो लड्डू मैं लेकर आया था भंगेल से, उस दिन जो है जी जी स्थापना हुई थी, लड्डू बटे थे। अच्छा। मैं लड्डू लेकर आया था, मुझे आज भी याद है। ओके। तो उससे पहले प्रैक्टिस आपकी? उससे पहले प्रैक्टिस नहीं थी, मैं मेरठ में हॉस्टल में रहता था। अच्छा, तभी आपका तो सीधे जैसी मेरी LLM हुई वैसी यहाँ जिला बन गया, वैसी मैं वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो आप गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं? हाँ, 19-20 में। 19-20 में? हाँ। अच्छा, तो आपने अभी यहाँ एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं और आप फाउंडर मेंबर हैं। तो यहाँ कोई एडवोकेट्स के लिए कोई आपने ऐसा कुछ कॉलोनी या कुछ उस तरह टाइप की कोई व्यवस्था कराई है? मैंने 99 में ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से एडवोकेट्स के लिए 4 एकड़ जमीन लेके जी, और उसमें प्लॉट्स काट के एडवोकेट्स को जो है डेवलप करके दिए हैं। ओके। एडवोकेट कॉलोनी के नाम से यहाँ है, सेक्टर पाई में ब्रौंडी गांव के पास। जी जी। और उसमें सब वकील अपने मकान बना के रह रहे हैं। अच्छा, वहाँ रह रहे हैं सब वहाँ लोग? रह रहे हैं। और हमको रेट जो मिला था उस समय 1210 रुपये प्रति वर्ग मीटर लैंड मिली थी। ओके। और हमारे मेंबर को 5,01,000 रुपये में 170 वर्ग मीटर का हमने प्लॉट दिया था, जिसकी वैल्यू आज 1.25 करोड़ रुपए है। तो कितने वहाँ मेंबर्स हैं? 64 मेंबर। अच्छा, 64 मेंबर्स हैं। ओके। तो नागर साहब आपका बचपन में कैसा रहा? आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि के एग्रीकल्चर से एसोसिएट है, तो बचपन में क्या पोजीशन रही? जैसे गांव के आम किसान के बच्चों की होती है। अच्छा, नॉर्मली अपना। नॉर्मली। तो एडवोकेट बनने का कैसे ख्याल आया? एडवोकेट बनने का ख्याल ऐसा आया कि मैं पहले लेक्चरर था धौलाना इंटर कॉलेज में। अच्छा, अरे वेरी गुड। गवर्नमेंट जॉब में था। गवर्नमेंट जॉब में थे? गवर्नमेंट जॉब में था। ओके।
तो मैं 92 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ तो था। आपने एलएलएम से के बाद जॉब की या एलएलएम से पहले ही लेक्चरर लग गए थे आप? पहले जॉब की थी। ओके। मैंने 91 में बीएड किया था जी। और 90 में एमए किया था। उन दिनों बीएड 1 साल की हुआ करती थी। तो 92 मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था। अच्छा। उन दिनों अपॉइंटमेंट का राइट्स जो थे मैनेजमेंट के पास होते थे। अच्छा, मैनेजमेंट का कॉलेज था वो? मैनेजमेंट कॉलेज था। ओके। और हाई कोर्ट के ऑर्डर से सैलरी मिलती थी। जी 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 जी। वो संस्था एक विशेष वर्ग की थी, तो वहाँ विशेष वर्ग के लोगों के लिए विशेष सुविधा थी। जी जी जी। और चूंकि हम गुर्जर समुदाय से आते हैं तो वहाँ हमको ऐसे देखा जाता जैसे हम कोई अपराधी हों। अच्छा। तो हमें वहाँ अपने आप को अनईजी फील हुआ। तो हमने वहाँ 2 साल नौकरी करने के बाद फिर मैंने वहाँ नौकरी नहीं की, वहाँ से रिजाइन कर दिया। अच्छा, रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर दिया। तो फिर रिजाइन करने के बाद परेशानी हुई, घर में भी लड़ाई हुई, भाई क्यों करें, नौकरी मिलती नहीं, क्यों छोड़ दी। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब का। गवर्नमेंट जॉब थी। फिर मैंने कहा कुछ नहीं, अब जो होगा वहाँ जाएंगे। फिर मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया मेरठ कॉलेज में। जी। मैंने लॉ किया, फिर एलएलएम किया वहीं से। अच्छा, साथ के साथ एलएलएम किया? एलएलएम किया। एलएलएम करने के तुरंत बाद यहाँ जिला बन गया। फिर यहाँ शिफ्ट हो गए। तो आपका गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट था और गाजियाबाद भी एक उत्तर प्रदेश का अग्रणी जिला है, तो गौतम बुद्ध नगर का कैसे आपको ख्याल आया प्रैक्टिस करने का? मतलब यहाँ क्या रीजन था? क्योंकि देखिए, वकालत एक ऐसा पेशा है जिसमें पहचान बनाने में उम्र बीत जाती है। जी। क्योंकि जिला नया बन रहा था तो यहाँ तो सब जीरो से शुरू हो रहे थे। जी जी जी। सबकी जो दौड़ होनी थी पहले कदम से शुरू होनी थी। गाजियाबाद में, मेरठ में, बुलंदशहर में हमको 20 साल पहचान बनाने में लगते। जी जी। हमारी पहचान पहले दिन से बन गई कि हम यहाँ वकील हैं, इसलिए यहाँ विचार आया। अच्छा, आपका नया डिस्ट्रिक्ट बनने की वजह से आपने सोचा कि भाई यहीं प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं? यही करनी चाहिए, यही हमने करी। तो प्रैक्टिस आपकी 99 से स्टार्ट है। 99 से स्टार्ट है। आप एक तेज तर्राट एडवोकेट्स में गिने जाते हैं और एडवोकेट्स का जो प्रोफेशन है वो बड़ा स्मार्ट वर्क है, क्योंकि कोर्ट में हज़ारों एडवोकेट्स होते हैं और उसमें प्रैक्टिस बहुत रेयर लोगों की चलती है जिनका नाम होता है, प्रसिद्धि होती है। बाकी तो छोटे मोटे स्तर पर लोग करते रहते हैं अपनी चीज़ें। ऊपर वाले की मर्जी होती है। ऊपर वाले की मर्जी भी होती है, उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी जो यात्रा है वो एक यहाँ एक सीनियर एडवोकेट्स और एक प्रसिद्धि की तरफ जब आप आए, तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? बस पता ही नहीं चला कब कहाँ कैसे हो गया। यहाँ आए, वकालत शुरू हुई, हमने लैंड के लिए अप्लाई किया, लैंड मिल गई। 2004 में मैंने एक हाई कोर्ट जज थे, जस्टिस योग साहब, उनको बुला के सोसाइटी का उद्घाटन कराया। तो जुडिशरी कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, लोगों से संपर्क हुआ। तो उसी नेचर के हमको केसेज मिलने लगे। अच्छा। हाई क्लास के। कार में बढ़ता चला गया, हम आगे बढ़ते चले गए, पता नहीं चला कब क्या होगा। तो आप सिविल या क्राइम क्या देखते हैं? क्रिमिनल ज़्यादा देखता हूं। अच्छा, क्रिमिनल के हैं आप। ओके। तो आपका एक ऑरा बनता चला गया, मतलब एक आपने कॉलोनी को जो अप्रोच किया तो एक पॉलिटिकली आपका एक जो लॉ का एक सिस्टम है उसमें आप इंक्लूड होते चले गए। एक दायरा बन गया, लोगों से मिलने का एक सर्किल बन गया। एक क्लास के लोगों से उठना बैठना हो गया। तो फिर आपकी प्रैक्टिस चल निकली। ऐसे ही क्लाइंट आएंगे जैसे संपर्क आप लोगों होगा। जी 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 बिल्कुल। तो ये जो आपका लगभग 23 साल के आसपास का जो ये पीरियड रहा है, तो इसमें कुछ ऐसे केसेस भी रहे होंगे जो बिल्कुल आज भी आपको यादगार होंगे। कुछ ऐसे आपने केसेस सॉल्व किए हैं या ऐसे केस जीते हैं जो अपने आप में एक आइडेंटिफाई रखते हैं? कुछ ऐसा कोई घटना? हाँ, ऐसी भी घटना है। एक बल्कि हमारे यहाँ 2016 की बात है जी। एक मर्डर हुआ था कोंडली गांव में जी, कामनगर डेयरी में। जी 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 जी। और मुलजिम जेल में था। सबकी बेल हो गई, जिसने मर्डर किया था वो जेल में पड़ा था। वो हार थक के लूट पिट के मेरे पास आई। तो मैंने कहा भाई सारा अपराध उसी ने किया था, उसी का मेन रोल भी था। तो मैंने फाइल को पढ़ा, तो मैंने कहा इस लड़के की उम्र क्या है? बोले उम्र तो 16 साल है। जी। मगर तुमने किसी को बताया नहीं? बोलो बताया था, वकीलों ने ये कह दिया कि उम्र जो 16 साल है देखने से 20 साल का सा लगता है। अच्छा। तो मैंने उसके पेपर्स मंगवाए, तो मैंने उस बच्चे को जो जुनैल डिक्लेयर कराया। जिसकी बेल नहीं हो रही थी उसकी बेल मैंने यहाँ से कराई। वो ऐसा इम्पोर्टेंट केस था जो मैंने उस बच्चे को बचाया, और उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती। वो जेल से कभी बाहर नहीं आता। जी जी जी। और कोई आपकी कोई यादगार घटना कोई और
प्रैक्टिस टाइम की रही हो? देखिए केस तो अच्छे ही आते रहते हैं भाई, प्रैक्टिस में है तो अच्छे। अच्छा, आप ये बताइए, अब इतना आपका टाइम हो गया 24-25 साल के आसपास, तो सोशल, क्योंकि देखिए कोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ गरीब भी आते हैं और बड़े बेचारे लाचार लोग आते हैं, उस तरीके की एक्टिविटी होती हैं, और कोर्ट में हम लोग देखते हैं कि सब दुखी लोग ही आते हैं, और जनरली मैं ज़्यादा देखता हूँ कि बहुत ही पुअर फैमिली के लोग होते हैं, बड़े शोषित, सभी क्लास के लोग होते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो कुछ कभी ऐसा भी मन में आता है कि भाई यार ये गरीब आदमी है, इसकी मदद होनी चाहिए, मैं फीस ना लूं या इसकी ऐसे मदद कर दूं, या इस तरीके की कुछ ऐसा तो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ना उसमें बड़ा अच्छा लगता है जब किसी गरीब की मदद करते हैं, जो लाचार होता है, जिसके पास फीस के पैसे नहीं होते हैं, और वो आता है कि मेरे पास फीस के पैसे नहीं, तो मुझसे कहते हैं तेरी सारी फीस हम माफ़ कर देते हैं, तो बहुत दुआएं दे के जाता है, और उसी महीने या उसी हफ्ते को ऐसा केस आ जाता है, वो सबकी बराबरी कर जाता है। ऊपर वाला या उसकी दुआएं कुछ हमको ऐसा देती हैं, तो हम एक को फ्री करते हैं, 4 केस ऐसे आते हैं तो सबको आगे कर देते हैं। डॉक्टर और एडवोकेट, ये दो एक प्रोफेशन ऐसे हैं कि जनरली देखिए जो आदमी जिस कार्य से जुड़ा होता है वो प्रार्थना ईश्वर से करता है कि ईश्वर कुछ भेज, कुछ कर। अब डॉक्टर अगर इस चीज़ को कहे कि भाई आज काम कुछ हल्का चल रहा है या कुछ पेशेंट्स कम आ रहे हैं, ईश्वर कुछ कर, तो वो एक उसकी सोच के अकॉर्डिंग तो चलो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन प्रकृति के वो चीज़ खिलाफ है, क्योंकि लॉजिकली भी और नैतिक रूप से भी। लेकिन आपका भी जो प्रोफेशन है वो भी एक ऐसा ही है, क्योंकि आपके पास भी कोई क्राइम होगा, कोई दुखी आदमी होगा, कोई केस होगा, तभी आएगा। सही बात है। तो इतने ड्यूरेशन में कभी ऐसा कोई विचार आया कि यार केस नहीं आ रहे, तो परमात्मा कुछ कर, ईश्वर कुछ कर, इस तरीके की? कभी पवार साहब इतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि व्यस्तता इतनी रही लाइफ में। एक तो मेरी लाइफ स्टाइल बड़ी अजीब किस्म की है, मैं कभी घर पे कोई फाइल लेकर नहीं आता। अच्छा। मेरे घर पे कोई ऑफिस नहीं है, चैम्बर में मेरी फाइल रहती है, वहीं मैं काम करता हूँ, और 4 बजे वहीं से अपना सबको बंद करके चला आता हूँ जी। व्यक्तिगत समय अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, समाज के लिए देता हूँ, और जो भी काम होता है मेरा शनिवार इतवार को भले मुझे चैम्बर खोलना पड़े तैयारी के लिए, लेकिन वही करता हूँ। अच्छा। उसके अलावा मैं कहीं जाना पसंद नहीं। तो ये प्रैक्टिस के अलावा कुछ समाज में और भी कुछ आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर करते हैं क्या समाज नहीं, शहर में मैंने आर्डो विलेज बनवाई है, फेडरेशन बनवाया है, मंदिर अल्फावन मंदिर बनवाया है, संस्थापक मंदिर का मैं। रामला कमेटी शहर की, जो धार्मिक रामला कमेटी, जो रामला मैदान है, उसको मैंने ही सीओ से कह के कमेटी के लिए आवंटित कराया है, उसकी बाउंड्री कराई है जी। उसका मैं संस्थापक हूँ रामला कमेटी का। ओके। 2011 से। तो ये सब सारी इस तरीके की एक्टिविटी आप करते रहते हैं? करता रहता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी कितने एडवोकेट्स हैं आपके यहाँ बार में? करीब 1500 हैं। 1500 लोग हैं जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप 1 साल वहाँ प्रेसिडेंट रहे, तो आपने वहाँ एज ए प्रेसिडेंट कुछ कार्य कराए, कुछ विकास, कुछ ऐसा कोई एक कार्य कराया हो जो बिल्कुल डिफरेंट रहा हो? मैंने एक कार्य कराया था कि हमारे यहाँ पे महिलाओं के लिए व्यवस्था नहीं थी बार की जी। देखिए अब कम्युनिटी में, एडवोकेट कम्युनिटी में लेडीज़ का बहुत आगमन हुआ है जी 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 बिल्कुल। आधी आबादी है देश की। श्योर। तो बार में महिलाएं जिन पे चैम्बर्स नहीं है, नई लड़कियां, वो कहाँ जाएं जी। तो मैंने अपने टेन्योर में फर्स्ट फ्लोर पे महिला बार रूम का सौंदर्यकरण कराया जी। उसमें मैंने कुर्सी, सोफे, मेज डलवाई, और जिन बच्चों पे चैम्बर नहीं थे, नए अधिवक्ताओं पे, उनके लिए मैंने एक वो आता है जिसमें वो बने होते हैं एक लॉकर टाइप। हाँ जी जी। उन सबको लॉकर की रैक बनवा के ओके उन सबको लॉकर दे दिए कि अपना बैग रखें, कॉपी रखें, फाइल रखें, अपने अपने लॉकर का इस्तेमाल करें, वहीं बैठें, वहीं पढ़ें। उसमें सब में एसी वेसी सब तैयार, सोफे पे सब पड़े हुए हैं। ये मैंने अपने टेन्योर में कराया था। तो अभी कोर्ट में चैम्बर्स हैं बने हुए हैं, और 1500 के आसपास अब एडवोकेट्स बता रहे हैं, तो कितने लोगों को चैम्बर्स मिले हुए हैं वहाँ? 823 या 824 चैम्बर कुल कोर्ट में हैं।
कुल हैं, मतलब अभी आधी जो पॉपुलेशन है उसी के पास चैम्बर्स हैं, बाकी आधी जो है अभी बिना। जब 2011 में चैम्बर अलॉट हुए थे तब इतने ही लोग थे यहाँ। तो अभी जो लोग और एक्स्ट्रा यहाँ अभी एक जो 50% पॉपुलेशन जो नए एडवोकेट्स आए हैं उनके लिए वहाँ बाहर ने क्या फैसिलिटी की है, क्योंकि वो कार्रवाई चल रही है, प्रेजेंट कार्यकारिणी जो कर रही है कार्रवाई। अच्छा, वहाँ भी स्पेस है और ऑफिस स्पेस तो नहीं है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इन्हीं के ऊपर बन जाए। अच्छा, डबल स्टोरी वो हो जाए। हाँ, या हाई कोर्ट से लैंड मांग रहे हैं, 1-2 एकड़ लैंड और मिल जाए तो उसमें मल्टी स्टोरी चैम्बर बना दिए जाए। तो बार में आपके में वहाँ और वकीलों की क्या जनरली मांग रहती है आजकल, क्योंकि अभी आप तो खैर नहीं है। मेन तो चैम्बर्स की रहती है। चैम्बर्स की रहती है। हाँ, मेन तो चैम्बर्स की डिमांड रहती है। और उसके अलावा और किसी वकील के साथ कहीं कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए पूरी बार खड़ी होती है। पुलिस प्रशासन से रोज कहीं ना कहीं वकील का पंगा होता ही है, क्योंकि वकील कानून का रक्षक है और पुलिस जो है समझती है कि हमारे बीच में कहाँ से आ गया। जी तो जी, पुलिस से अक्सर गड़बड़ होती रहती है। एक्चुअली होता क्या है ना कि पुलिस को अगर कोई चैलेंज करता है तो वो एडवोकेट ही करता है, क्योंकि और को तो कानून के बारे में जानकारी अच्छा लगता नहीं है। या तो जर्नलिस्ट या एडवोकेट, दो ही एक ऐसी शख्सियत हैं। जर्नलिस्ट भी कई बार कंप्रोमाइज कर जाते हैं, एडवोकेट नहीं करते। हाँ, उनको नॉलेज ज्यादा होती है। जर्नलिस्ट जो होते हैं ना, जर्नलिस्ट तो ये भी उन्हें तो पुलिस वाले उनसे उलझेंगे ही नहीं, जर्नलिस्ट से हटा के। जी जी जी, उनसे खुद ही पुलिस वाले बचते हैं। दूसरा एडवोकेट्स को भाई आपको इंडियन पैनल कोड और सारी जो कानून से जुड़ी हुई चीजें हैं नॉलेज तो होती है। तो अब पुलिस तो मिसयूज वहीं करती है ना जहाँ जानकारी नहीं होती, अज्ञानता का फायदा उठाती है पुलिस। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी नागर साहब, आप जो आपके युवा एडवोकेट्स हैं, अभी जो यहाँ नए लोग आ रहे हैं, नए लड़के अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहता हूँ, जो नई यंग जनरेशन वकालत के पेशे में आ रही है, ये बहुत मेहनत के साथ, तैयारी के साथ वकालत करें जी। इससे बढ़िया रॉयल प्रोफेशन दूसरा नहीं है। यदि मेहनत करेंगे, पढ़ाई करके कोर्ट में जाएंगे, पढ़ के कोर्ट में जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, रिलीफ भी मिलता है। फिर वकील छोड़ के भागता नहीं है, वकालत करता है। जब उसे रिलीफ मिलता है तो उसे अच्छा लगता है। और जब बिना पढ़े जाएंगे तो कोर्ट से रिलीफ मिलेगा नहीं, फिर वकालत छोड़ के वकील भाग जाता है। इसलिए पूरी तैयारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, अपनी तैयारी के साथ कोर्ट में जाएं तो उनके लिए सबसे बेहतर होगा। मतलब ये स्मार्ट वर्क है, और ये अगर रेगुलर स्टडी आप कर रहे हैं तभी आपका एडवांटेज मिलता है। तभी मिलता है। यदि आप प्रैक्टिस में नहीं है तो आप भूल जाएंगे। ओके, तो अभी आप LLM हैं, तो LLM के बाद HES का शायद कितने दिन, 7-8 साल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसका क्या रहता है? 7 साल की मिनिमम प्रैक्टिस होती है, मिनिमम एज 35 एज होती है। 35 होती है। तो आप तो बाहर हो गए उससे। हाँ, हम तो बाहर। कभी सोचा भी नहीं है HES के बारे में? नौकरी करने का भी मन नहीं था। अच्छा, जब नौकरी हमने तब छोड़ दी थी। जी जी, जब लोग तरसते थे नौकरी के लिए, हाँ, नौकरी करने का भी मन ही नहीं हुआ। अच्छा, और नौकरी का मतलब कभी ऐसी चॉइस ही नहीं थी कि नौकरी करनी है, इस तरीके का करना है। चलिए, खैर बहुत बढ़िया। तो आपका जो पूरा टेन्योर है एक पूरी लॉ बैक का, वो बिल्कुल बहुत अच्छा रहा, और आपको बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। गॉड गिफ्ट ये रहा कि आपको कभी एक ऐसा सोचने का मौका ही नहीं मिला कि भाई, कभी सोचा ही नहीं, नेगेटिव थॉट्स कभी दिमाग में आए ही नहीं आज तक कभी भी। नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो आदमी चलता है, ईश्वर उसको सपोर्ट करता है। परमपिता परमेश्वर भी कहीं ना कहीं। जी जी, आपका व्यवहार ना, आपकी प्रेजेंटेशन है वो, आपका व्यवहार ही कहीं ना कहीं खड़ा करता है आपको ले जाकर। इसमें कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कुछ मर्जी रही होगी। बिना उसके तो कुछ होता ही नहीं है, बिना उसके नहीं होता कुछ भी, क्योंकि आप एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आके और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एक पहचान बनाते हैं, वहाँ अपने आप को स्थापित करते हैं, तो वो ईश्वर की तो वो होती है ही, उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। मेहनत से, अपनी ईमानदारी से मेहनत की। जी जी। तो अभी बच्चे क्या करना है आपके? मेरे बड़े बेटे ने कैंपस लॉ सेंटर DU, जो बेस्ट वन कॉलेज है जी, वहाँ से 2019 में लॉ कंप्लीट किया है। ओके, रजिस्ट्रेशन उसका हो गया, तैयारी कर रहा है जुडिशरी की। छोटे बेटे ने अमेठी से लॉ किया है, वो भी तैयारी कर रहा है। आपने दोनों बच्चे सेम प्रोफेशन में ही अपना ले आए उनको? नहीं, मुझे लगा कि इससे बड़े कोई प्रोफेशन दूसरा है नहीं। अच्छा भी है, एक विरासत जो है, जब आपने जो मेहनत की है। कहीं नौकरी करेंगे जाके, 12 घंटे कहीं नौकरी में देंगे, कोई इनसे 50,000 का काम लेगा तब इनको 20,000 रुपये देगा। नेचुरली वो तो होता ही है, और उसकी प्रोग्रेस उसके हिस्से में जाएगी। अपना काम करेंगे, प्रोग्रेस अपने हिस्से में आएगी, और आपका एडवांटेज मिलेगा ना, एक आप एक जनरेशन उनको आगे ले आए। नहीं, मैंने अब ये सोचा कि मेरे साथ तो प्रैक्टिस में नहीं आएंगे। मेरा बड़ा बेटा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस में जा रहा है, और छोटा भी तैयारी में ज़्यादा है,
बड़े बेटा का मन तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस में ज़्यादा है। हाँ, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फादर हैं, तभी तो सुप्रीम कोर्ट में बच्चा सोच रहा है ना उस चीज़ के बारे में। तो ये एक एडवांटेज तो आपने दिया ही ना उनको, एक प्लेटफॉर्म आपने। उसकी जो एजुकेशन है डीयू से, डीयू का जो कैंपस लॉ सेंटर है देश का बेस्ट वन कॉलेज है लॉ। जी 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 जी। सुप्रीम कोर्ट में 32 जज होते हैं, उनमें से हमेशा 20, 22, 18 CLC के ही होते हैं। CLC बेस्ट कॉलेज है। जी जी। चलिए नागर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने अपने एक लॉ के सेक्टर में बड़ी अच्छी प्रसिद्धि पाई है और अच्छे वकीलों में आप गिने जाते हैं, और आप और आपके बच्चे निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, हमारी प्रयास है। तो आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। दोस्तों, आप थे हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर कोर्ट के एडवोकेट राजकुमार नागर जी। आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं और बड़े स्वभाव के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। तो आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। तो दोस्तों, आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।